क्लास में हम आपको सार्क और आसियान के बारे में समझाए थे। सार्क में कितने देश, कौन कौन? अल्लाह करके रख दिया सब, आराम आराम से, थोड़ा सा गैप कर करके। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। आसियान में म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपीन और उधर तिमोर। यही था ना? आप में मटेरियल ले लिए हैं लोग, सब लोग? कितने लोग के पास मटेरियल नहीं है? क्योंकि उसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे ना। मटेरियल रहेगा तो फिर लिखवा देते हैं आज, और नहीं रहेगा तो नहीं लिखवाएंगे। हाथ उठा जिसके पास नहीं है। अरे तो फिर है किसके पास? आधा सबके पास तो नहीं है। मटेरियल ले लीजिएगा आप लोग, मंडे से हम लिखवाना चालू कर देंगे, ठीक है? कहाँ मिलता है ये मटेरियल? हम भुला गए हैं लॉकडाउन से पहले। कहीं से भी ले लेना लो, ऑफिस में ही मिलता है, ऑफिस में भीड़ हो जाता है। चलिए ध्यान से समझते हैं हम। मालदीव, ये वाला देश कौन सा है? मालदीव। ये श्रीलंका। ये भी तो पहचानते ही होगा तुम्हें। ये अफगानिस्तान के हम आपको कल शहरों के बारे में बताए थे। ये वाला शहर बताइए, हेरात। कौन सा शहर? हेरात। आप अपने एटलस में देखेंगे, एटलस रख के रहिए लोग, एटलस खोलिए अफगानिस्तान को। पेज नंबर कितना है जी, बोलो तो? 57। अब अलग अलग कंपनी का अलग अलग एटलस होगा ना। वो एशिया में देखिए, एशिया में सबसे पहले अफगानिस्तान होगा। अफगानिस्तान जल्दी खोलिए। शुरू में थोड़ा सा दिक्कत होता है आप लोग को, उसके बाद दिक्कत नहीं आएगा। लाओ तो ये वाला एटलस का शकल देखिए। इस शकल का जिसके पास एटलस है, अपना अपना शकल मिला लीजिए एटलस का। इस शकल का जिसके पास एटलस है, उस शकल वाले में 57 नंबर पेज पर क्या है? अफगानिस्तान है। भूरे रंग का मतलब पर्वत होता है। भूरे रंग का मतलब क्या होता है? पर्वत। क्या अफगानिस्तान पूरा का पूरा भूरा रंग का है या नहीं है? पूरा भूरा है अफगानिस्तान। इसमें एक सेकंड हैंड लिए हैं क्या आप? हाँ? तो फिर रंगा हुआ है पहले से। हाँ? कहां तक बताए थे? अफगानिस्तान ही तक बताया था। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। ये वाला जगह कौन सा है? हेरात। ये कंधार। हेरात किससे सीमा बनाता है? ईरान। और कंधार, अब मजारे शरीफ ऊपर में, कजाकिस्तान वगैरह। ये मजारे शरीफ अफगानिस्तान की राजधानी। ये पहाड़, हिंदुकुश पर्वत। जो अफगानिस्तान है, यहाँ पर अफीम की खेती और खनिज संपदा, जैसे थोड़ी ये टीन हो गया, तांबा हो गया, लोहा हो गया, इस सब की मात्रा अफगानिस्तान में ज्यादा है। यहाँ पर ये पाकिस्तान, ये वाला जगह कौन हो गया? पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है उसका 2 ठो शहर नीचे सबसे फेमस है। एक यहाँ पर है ग्वादर और यहाँ पर है कराची। तो पाकिस्तान के 2 सबसे प्रमुख तटीय शहर में कौन कौन है? कराची और ग्वादर। कराची और ग्वादर, कराची तथा ग्वादर। कराची उसका सबसे बड़ा शहर है और ग्वादर बंदरगाह बनाने के लिए उसके पास पैसा नहीं था। उसने पैसा किससे लिया है? चाइना। और अपने जीडीपी से ज्यादा पैसा उसने इस ग्वादर पोर्ट को बनाया है। और यहाँ से एक सड़क ले गया है, सड़क का नाम सीपी। सड़क का नाम सीपी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये कहने के लिए सड़क है। इस सड़क के अगल बगल में इंडस्ट्री लगाने के लिए बोला था। इस सड़क के अगल बगल में जो नदियां थी उस पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाना था। इसके अगल बगल में बिजली घर बनाना था। अरबों खरबों का ये क्या था? प्रोजेक्ट था। अभी चाइना यहाँ पर एक चाइना पोर्ट सिटी बना रहा है। कहाँ पर?
ये ग्वादर बंदरगाह पर, मतलब वहां के एरिया में केवल चाइनीज लोग रहेंगे, चाइनीज रुपया चलेगा, चाइनीज नियम कानून चलेगा, वहां पाकिस्तानियों को घुसने नहीं दिया। इस घोंचू को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि इसके साथ क्या हो रहा है। हम लोग जबकि भुगते हुए हैं, लोग अंग्रेज ऐसे ही आए थे सब, अभी जा रहा है यहाँ पर। तो ये सीपीईसी सड़क हो गया। ये सीपीईसी सड़क का वह हिस्सा जो पीओके से जाता है, देख रहे हैं इतना एरिया तो भारत से जाता है, इसे काराकोरम हाईवे कहते हैं। क्या कहेंगे? काराकोरम हाईवे। तो काराकोरम हाईवे यहाँ है, तो वो भी किसका पार्ट है? सीपीईसी का पार्ट है। अब ये दो जगह से सीपीईसी विवाद में फंसता है। कैसे? कि कल को हम लोग पीओके को कब्जा लेते हैं, किसको कब्जा लेते हैं? पीओके वापस लेके आ जाते हैं, तो इसकी तो कनेक्टिविटी खत्म हो गई, कहानी खत्म। दूसरा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य इस साइड में है जिसका नाम है बलूचिस्तान। क्या नाम है? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान पाकिस्तान में रहना नहीं चाहता है। वो उस तरह से जिस तरह हम लोग कश्मीर को लेकर कैसे विवादित में रहते हैं, हालांकि कश्मीर हम लोग का लीगली तौर पर ही है, लेकिन वो वहां के लोग वहां नहीं रहना चाहते हैं। कहां पर? बलूचिस्तान में। तो सीपीईसी का लॉन्ग टाइम फ्यूचर देखिएगा तो बड़ा ज्यादा दिक्कत में है। ये नीचे वाला ये वाला राज्य है आपका सिंध प्रांत। क्या नाम है? सिंध। सिंध की ये इसकी राजधानी कौन है भाई? ये कराची। ये शहर कौन सा है? कराची। ये शहर बोलिए कौन सा है? ग्वादर पोर्ट है। ग्वादर पोर्ट सिटी है यहाँ पर। ये ऊपर वाला ये राज्य जो आता है ये पंजाब आता है, भारत के पंजाब से भी सटता है। लाहौर इसकी क्या है? राजधानी। और हम लोग के पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, इसके पंजाब की राजधानी लाहौर। किसी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका ये वाला राज्य देखिए, ये अफगानिस्तान से टच करता है, खैबर पख्तूनख्वा। क्या नाम है? खैबर पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा वाला राज्य किससे सटता है? अफगानिस्तान से। तो यहाँ आतंकवाद होंगे सब कि नहीं होंगे? पक्का ऐसा हो ही नहीं सकता है वहां आतंकवाद ना हो सब। तो यहाँ पर आतंकवाद भी ज्यादा है सब। तो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कबाइली, क्वेश्चन पूछेगा कि कबाइली क्षेत्र कहाँ है। जिस तरह से हम लोग नक्सलियों को लेकर परेशान है ना, उस तरह से पाकिस्तान किसको लेकर परेशान है? कबाइलियों को लेकर। तो भारत की नक्सल समस्या छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश इस सब में देखा जाता है। वैसे ही इसके यहाँ कबाइली रहते हैं, बट नक्सलियों में कम से कम थोड़ा बहुत मैनर है, कबाइलियों में कोई मैनर नहीं है। वो छोटे बच्चों के स्कूल में 2016 में हमला कर दिए थे सब, जिसमें नर्सरी केजी के लड़के पढ़ते थे सब, और उसमें घुस के गोली मार रहे थे सब। बताइए, अरे गजब कमीनापंती होता है। तो इसका ये ऊपरी वाला एरिया क्या कहलाता है? खैबर पख्तूनख्वा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा पर्वत अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करता है? हिंदुकुश पर्वत। हिंदुकुश पर्वत में दो प्रमुख दर्रे थे। हिंदुकुश पर्वत में दो प्रमुख दर्रा, दर्रा को इंग्लिश में कहते हैं पास। ये दर्रा का नाम, एक दर्रा का नाम खैबर दर्रा, एक का नाम गोमल दर्रा। खैबर दर्रा और गोमल दर्रा से ही जितने भी भारत पर आक्रमण करने वाले गौरी, गजनबी, ये आपका नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, ये जितने आए हैं सब, 4-5 को मेन, जैसे मोहम्मद गोरी एक हो गया, एक महमूद गजनबी हो गया, एक मोहम्मद बिन कासिम हो गया, अहमद शाह अब्दाली हो गया, नादिर शाह हो गया। ये सबसे बड़े बड़े 5 आक्रमण रहे। अब बाबरा तो यहीं रह गया। बाबर आया तो गया कहाँ? यहीं बस गया वो। तो ये सब किधर से आ गया था? खैबर और गोमल दर्रा से। तो भारत आने के लिए खैबर और गोमल दर्रा, किस पर्वत को पार करना होता था? हिंदुकुश पर्वत को। याद रहेगा हिंदुकुश पर्वत। हिंदुकुश पर्वत ऊपर में जाके ये मिल जाता है हिमालय पर्वत से। किससे मैच कर जाता है? हिमालय पर्वत से। और यहाँ चाइना में एक पर्वत है कुनलुन-सान। क्या नाम है? कुनलुन-सान। तो यहाँ पर ये पहाड़ बहुत बड़ा हो जाता है जो कि चाइना में चला जाता है, जिसे हम पामीर की गांठ कहते हैं। क्या कहते हैं? पामीर की गांठ या पामीर नॉट कहते हैं। ये इतना ऊंचा है कि इसे दुनिया का छत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दुनिया का छत। तो दुनिया के छत के निर्माण में दुनिया का छत किसे कहा जाता है? पामीर के पर। क्या वो अफगानिस्तान में है? भारत में है? कहाँ पे है? चाइना। वो कितने पहाड़ों से मिलकर बना है? कौन कौन सा? हिंदुकुश, हिमालय और कुनलुन-सान। हिंदुकुश, हिमालय और कुनलुन। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ये राज्य, ये देश बोलिए। ये अब भारत के बारे में हम इंडियन मैप में पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग इंडिया में रहते हैं, तो हम लोगों को इंडिया के बारे में हर चीज पता होना चाहिए। लेकिन अगर हम विदेश की बात करेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा आपको जानने की क्या जरूरत है। एक अफगानिस्तान का आदमी भारत के बारे में क्या जानता होगा? बहुत ज्यादा तो नहीं जानते होंगे सब। तो ये अब हम इसके बाद सार्क में अगला नंबर कौन आता है? नेपाल। सार्क में अगला नंबर किसका आता है? नेपाल। ये देश कौन सा है? नेपाल। भारत से कितनी ओर से घिरा है? 3। कितने ओर से घिरा है? 3। नेपाल में कौन सा पर्वत है? हिमालय। पूरा का पूरा नेपाल में कौन सा पर्वत है? हिमालय।
अब हिमालय में भी देखिएगा एक समस्या ये है कि हिमालय की जो मेन चौड़ाई है ना वो नेपाल साइड में है। ये जो हिमालय पर्वत है ये हिमालय पर्वत ज्यादातर किधर में, नेपाल और चाइना की ओर है। किधर है? नेपाल और चाइना की ओर। ये पूरा इस तरह से है। और नेपाल में जो कुछ थोड़ा मोड़ा रहने लायक जगह है वो किस साइड में है? भारत साइड में, भारत साइड में। इसलिए नेपाल में विराटनगर, जनकपुर, ये दो उसके सबसे बड़े शहर हैं। काठमांडू को छोड़ देंगे। कौन कौन? विराटनगर, जनकपुर। जनकपुर तो आप ऐसे भी जानते होंगे, राजा जनक वहीं के थे, सीता जी उनको सीतामढ़ी से मिली, फिर वहीं राजा जनक के यहाँ रहे लोग, वगैरह वगैरह, लंबा कहानी, वो तो आप सबको पता ही होगा ये सब। तो वो धार्मिक जगह। विराटनगर औद्योगिक क्षेत्र। लेकिन काठमांडू जो है बीचों बीच में है। काठमांडू कहाँ है? बीचों बीच में, पहाड़ में। काठमांडू में एक प्रसिद्ध मंदिर है, बता सकते हैं कौन मंदिर? पशुपतिनाथ मंदिर। कौन मंदिर? पशुपतिनाथ मंदिर। पशुपतिनाथ मंदिर किस भगवान का? शंकर जी का है। वही जानवरों का पूरा डिपार्टमेंट उन्हीं का था। जितना जानवर थे सब ना, सांप, बिच्छू, ये सब। तो पशुपतिनाथ, नाथ का भी मतलब होता है ध्यान रखने वाला, पति का भी मतलब होता है ध्यान रखने वाला। अब पशुपतिनाथ, जानवरों का ध्यान रखने वाला, सब उन्हीं का डिपार्टमेंट है। तो ये काठमांडू में हो गया। अब यहाँ से नेपाल भारत को टॉर्चर करना चाहता है, सॉरी चाइना, किसके थ्रू? नेपाल के थ्रू। ऐसा क्यों? क्योंकि नेपाल एक बफर कंट्री आता है। बफर कंट्री किसे कहते हैं? दो बड़े देशों के बीच एक छोटा सा देश आता है, उसे क्या कहते हैं? बफर कंट्री। ये बफर कंट्री के साथ साथ एक लैंड लॉक कंट्री भी है। कौन सा कंट्री है? लैंड लॉक कंट्री है। मतलब ये चारों ओर से जमीन से घिरा हुआ है। इसका मतलब अगर इसे विदेशी व्यापार करना है तो इसे किसी दूसरे देश के बंदरगाह पर अपने सामान को डंप कराना पड़ेगा और उस देश को पैसे दे के अपने यहाँ मंगाना पड़ेगा। तो ये कलकत्ता बंदरगाह पर मंगाता है और सिलीगुड़ी के पास से यहाँ चला जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नेपाल का जितना भी विदेशी सामान खरीदा जाता है वो किस बंदरगाह पर डंप किया जाता है? कलकत्ता बंदरगाह पर। इसी वजह से नेपाल की ज्यादातर जनसंख्या किस साइड में रहती है? इंडिया के साइड में। नेपाल का ढाल चाइना की ओर है कि इंडिया की ओर है? तो नेपाल में जितनी नदियां निकलेंगी वो किस साइड निकलेंगी? हाँ, इंडिया की ओर। कोसी किधर निकल जाती है? गंडक, कमला, बागमती, कोसी, ये आपका शारदा, काली, सब किधर चली जाती है? सर भारत के साइड में क्या उस साइड जाती है? क्योंकि इस साइड में क्या है? पहाड़ है। उस साइड में क्या है? पहाड़ है। तो नेपाल को चाइना सोचता है अपने अंडर में ले ले, लेकिन मजबूरी यह है कि वहां व्यापार ज्यादा हो नहीं सकता है। पूरी तरह से क्या है? उधर पहाड़ है। पूरी तरह से इस साइड में क्या चीज है? पहाड़। ये पूरी तरह से इस साइड में पहाड़ हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं। ये पर्वत के वजह से चाइना यहाँ पे सड़क बनाने में कामयाब हो गया। अब तो वहां ट्रेन भी बनाने के लिए सोच रहा है और वो इसे इस साइड के किसी बंदरगाह से जोड़ देगा। यहाँ पर आप कहेंगे कि घाटा लगेगा, इसको कौन सही रहेगा, कलकत्ता बंदरगाह या चीन? देखिए, अगर ये चीन से जुड़ जाता है ना तो दुनिया का सब चीज बनाता है चीन, उसको बंदरगाह से थोड़े मंगाना है। ये अगर मान के चलिए ये चाइना से सामान खरीदता है ना नेपाल अभी, तो चाइना उसे कहाँ ले आके डंप करता है? कलकत्ता बंदर। और उधर से कनेक्टिविटी हो जाएगी तो क्या करेगा? वही दे देगा। हमारा ऐसा कोई देश नहीं है, भारत का कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसके यहाँ कोई चाइनीज सामान नहीं होगा। है ऐसा कोई? हर जगह चाइनीज पहुंच चुके हैं सब, बहुत तेजी से सस्ता और सामान को बनाते हैं। तो ये भारत के लिए दिक्कत की बात है। लेकिन वहां का जो ज्योग्राफिकल क्लाइमेट है वो इतना हार्श है कि उधर से व्यापार जल्दी हो नहीं पाएगा। और एक और बात कि कोई भी चीज का एक इकोसिस्टम बिल्ड हो जाता है, जहां धीरे धीरे पहले से व्यापार होती रहती है ना, नेचुरली कोई चीज वैसे पहले से डेवलप हो जाता है। लेकिन चाइना इस चाल में नहीं है। चाइना का कहना है कि वो इधर से सामान को यहां तक पहुंचा देगा। मतलब चाइना हर हाल में किसे रिप्लेस करना चाहता है? मतलब नेपाल को, हम लोग को हटा के नेपाल का सबसे अच्छा दोस्त बनना चाहता है। बट ये उतना पॉसिबल नहीं हो पाता। नेपाल से निकलने वाली नदियां किस दिशा में आती हैं? हाँ, भारत दिशा। नेपाल से भारत ऐसे देखेंगे तो नीचे पड़ेगा कि ऊपर? और चाइना को देखेंगे तो ऊपर पड़ेगा, क्योंकि जो माउंट एवरेस्ट है वो किस साइड में है? चाइना के। तो नेपाल से जितनी नदियां निकलेंगी वो ढाल बना के आएंगे, एक धड़ाक से उतर जाएंगी सर, वो तुरंत तेजी से उतर जाती हैं सब। अब जब ऊंचाई से नदियां उतरती हैं तो इसमें बिहार में सबसे एक नंबर नाम है कोसी नदी, जिसे नेपाल में सप्त कोसी कहते हैं। नेपाल में कोसी 7 अलग अलग नदियों से मिलकर बनती है।
पूरे हिमालय से 7 अलग अलग जगह से क्या आती है, पानी आते हैं, और सब मिल जाती है तो उसे क्या कहते हैं, सप्तकोशी। और उसके बाद वो कहाँ एंट्री मारती है, भारत में। भारत के किस राज्य में, बिहार। और इसे विश्वासघाती नदी कहते हैं, क्योंकि नेपाल में इतना ऊंचा पहाड़ है कि वहां से अगर 1 डिग्री एंगल घुमाएगा तो यहाँ से दूसरे टोला से बह जाएगा। समझ में नहीं आ गया। अब मान लीजिए चलिए बंदूक से हम निशाना लगा रहे हैं किसी को, और यहाँ पे हमारा बंदूक हल्का सा घूमा तो जहां निशाना लगेगा वहां अच्छा खासा घूम जाएगा। तो नेपाल से जब नदियां निकलती हैं तो उनका फ्लो इतना तेज रहता है कि गलती से भी हल्का सा डायरेक्शन क्या होता है, चेंज होता है, तो बिहार तक पहुंचते पहुंचते उनका ए टोला से ओ टोला बह जाती है। और उस टोला के लोग को पता नहीं था कि इधर से नदियों आती है, और रात को चाचा को बहवा ले जाती है। चाचा दह गए, सुबेरे खोजाएगा, कहाँ गई हो चाचा गई नो चाचा, खत्म कहानी हो। अब जाके खोजिए कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में। किसी कोई दिक्कत, आगे बढ़े, कहाँ खोजना पड़ेगा, बंगाल की खाड़ी में। तो ये हो गया आपका नेपाल। नेपाल कोसी नदी को विश्वासघाती क्यों कहते हैं, समझ में आ गया। अब बिहार का शोक क्यों कहा जाता है, यहाँ पे सबको रुला के जाती है, उत्तर बिहार भारत को रुला के जाती है। नेपाल में कोई भी तरह का औद्योगिक क्षेत्र नहीं है। ये टूरिस्ट प्लेस एक तरह से काठमांडू को कह सकते हैं। यहाँ का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट लुकला एयरपोर्ट है। लुकला एयरपोर्ट का रनवे थोड़ी सी भी गलती करेंगे, 10% गलती करेंगे सीधे पहाड़ के नीचे, वो एक और उसका खड़ा पहाड़ है, और तेजी से लेके आएंगे तो इसमें लौट जाएंगे, अब पहले ही गिरा देंगे तो इधर नीचे चल जाएंगे। आप एकदम टेबल टॉप रनवे बोलते हैं उसको। दुनिया का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट है कौन सा, लुकला एयर। जबकि नेपाल का काठमांडू में स्थित त्रिभुवन एयरपोर्ट ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, वो इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए है, वो ठीक ठाक है, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। नेपाल से भारत का एक विमान हाईजेक हुआ था, नाम क्या था उसका, IC-814। IC-814 एयर इंडिया का विमान था, क्या नाम था, IC-814। वो कहां से हाईजेक हो गया था, नेपाल से। और नेपाल से उसे हाईजेक करके आतंकवादी ये आतंकवादी इसे लेके कहां चले गए सब, अफगानिस्तान में। और अफगानिस्तान में उस समय किसका राज चलता था, तालिबान वालों का। और उन लोगों ने हमसे क्या किया, आतंकवादियों को छुड़वा ले गए थे। तो त्रिभुवन एयरपोर्ट याद रखिएगा, काठमांडू में कौन सा एयरपोर्ट है, त्रिभुवन एयरपोर्ट। कौन सा एयरपोर्ट, त्रिभुवन एयरपोर्ट। कहां पर है, नेपाल में। नेपाल जो है औषधि वगैरह के लिए फेमस है, जड़ी बूटी के लिए, प्राकृतिक सुंदरता के लिए फेमस है, ग्लेशियर वगैरह है। यहाँ ऊंचे ऊंचे क्या है, पहाड़ है। माउंट एवरेस्ट कहाँ है, नेपाल में। माउंट एवरेस्ट नेपाल में। दुनिया की ज्यादातर ऊंची चोटियां कहाँ पर है, नेपाल में स्थित है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने जाइएगा तो आपको लमसम खर्चा 25 लाख का आ जाता है। इसलिए जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने जाता है, ये मत सोचिएगा केवल बहादुर है, साथ साथ उसके पास पैसा भी है। समझ में गया ना, क्योंकि उस पे जो चढ़ाने वाले ट्रेनर होते हैं वो 7 लाख 8 लाख रुपए चार्ज लेते हैं माउंट एवरेस्ट पे ले जाने के लिए। उसके बाद से वहाँ के गवर्नमेंट का अलग चार्ज होता है। भाई गवर्नमेंट भी तो टूरिस्ट के लिए, जैसे हम लोग के यहाँ ताजमहल है तो ताजमहल जाने का पैसा लेते हैं ना, तो नेपाल के पास माउंट एवरेस्ट है तो माउंट एवरेस्ट पे जाने का क्या लेता है, पैसा लेता है। जिसके पास जो रहेगा वही दिखाएगा। हम लोग के पास भी रहता तो हम लोग भी फीस लेते लोग वहां पे, लेकिन हम लोग के पास उतना भयानक नहीं है। तो कंचनजंगा है हम लोग के यहाँ भी, K2 वगैरह। तो ये नेपाल का एरिया हो गया। आप अपने नक्शा में नेपाल को देखिए, एटलस में देखिए नेपाल को। पेज नंबर कितने पे है वो, 56 पेज नंबर 56। नेपाल जल्दी खोलिए, देख लिए नेपाल। नेपाल में आपको भूरा रंग का पहाड़ दिख रहा है, वो ऊपर की ओर है या नीचे की ओर है, किधर है, ऊपर की ओर। तो नेपाल का ऊपरी भाग कैसा है, पर्वतीय क्षेत्र है। नेपाल का ऊपरी भाग कैसा है, पर्वतीय क्षेत्र। समझ में आ गया कि नहीं आएगा। नीचे का क्षेत्र मैदानी क्षेत्र, हरा है। अब मेरी ओर ध्यान से देखिए, इधर ये नेपाल का एक रफली हम नक्शा बना दे रहे हैं। ऐसे ही तो है चौकोर सा नेपाल, और है कौन सी। नेपाल के इस कोना पे देखिएगा आपको मिलेगा विराट नगर नीचे से,
उसको हाइलाइटर से रंग दीजिए। सबसे नीचे में होगा इस समय में कौन सा जगह? विराटनगर। नेपाल का औद्योगिक शहर कौन सा है? विराटनगर। विराटनगर के बगल से सप्तकोशी नदी निकल रही होगी, देखिए ध्यान से। कौन सी नदी निकल रही है? सप्तकोशी नदी। मिल गया। नेपाल के बगल से कौन सी नदी निकल रही है? कौन सी नदी है? सप्तकोशी। बिहार में इसे क्या कहा जाएगा? बिहार में इसे क्या कहेंगे? कोसी नदी। कौन सी नदी? कोसी नदी। किसी कोई दिक्कत है? आगे बढ़ जाए। बिहार में इसे कोसी नदी के नाम से जानते हैं। अब आगे देखिए मेरी ओर ध्यान से। ये शहर कौन सा है? विराट। इससे इधर देखिएगा आपको जनकपुर मिलेगा। नदियां हेल के देखिए कौन सा जगह है? जनकपुर। कौन जगह है? जनकपुर। राजा जनक यहाँ के थे, सीता जी से रिलेटेड है ये जगह। बीचों बीच में देखिएगा आपको मिलेगा काठमांडू। बीचों बीच में जगह कौन सा मिलेगा? काठमांडू। नेपाल के बीचों बीच में ऊपर में कौन जगह मिला? काठमांडू। यहाँ मिल गया। हल्का सा इस साइड में होगा। कौन सा जगह है? काठमांडू। काठमांडू में कौन सा मंदिर है? पशुपतिनाथ मंदिर। पशुपतिनाथ मंदिर। काठमांडू एयरपोर्ट का नाम क्या है? त्रिभुवन एयरपोर्ट। कौन एयरपोर्ट? त्रिभुवन। अब मेरी ओर ध्यान से देखिए। नेपाल के इस साइड में भारत होगा कि नेपाल? चीन। इस साइड में भारत होगा, इस साइड में भारत, और नीचे में भी भारत। तो यहाँ पर जहाँ पे नेपाल खत्म होगा, कंचनजंगा पर्वत होगा। लिखा है कंचनजंगा पर्वत। वो भारत और नेपाल के कहां पर है? सीमा पर है। भारत और नेपाल के सीमा। मिल गया कंचनजंगा पर्वत। कंचनजंगा पर्वत के बगल में देखेंगे मैकालू पर्वत और माउंट एवरेस्ट। मैकालू और माउंट एवरेस्ट। मिल गया। मैकालू तथा माउंट एवरेस्ट। जल्दी जल्दी अपना एटलस खोलिए लो। एटलस से लेके नहीं आएंगे लोग तो दिक्कत होगा ना। ये जगह कौन सा हो गया? मैकालू और माउंट एवरेस्ट। मैकालू तथा माउंट एवरेस्ट। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये पर्वत बोलिए। माउंट एवरेस्ट। नेपाल का ज्यादातर नीचे का एरिया मैदानी है या पर्वतीय है? मैदानी। इसी वजह सारी नदियां कहाँ निकल जाती है? नीचे। नेपाल के किस क्षेत्र में पानी लगा रहेगा? उत्तरी क्षेत्र के निचला क्षेत्र। तो जहां हमेशा पानी लगा रहता है, नदियों का पानी, उसे तराई क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तराई। तो नेपाल का दक्षिणी भाग कैसा है? तराई। लेकिन बिहार का उत्तरी भाग तराई क्षेत्र, क्योंकि जस्ट यहीं पे तो बिहार भी है। तो बिहार का ये वाला तराई हो जाएगा और नेपाल का नीचे वाला तराई हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े। अब इन नदियों को रोकने का भी कोई उपाय नहीं है। या तो गंगा का गहरा करिए ताकि पानी चला जाए, या तो फिर उसको कनेक्ट करके साउथ बिहार में भेजना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं हम। नेपाल के बगल में देश देखिए भूटान। नेपाल के बगल में कौन सा देश? भूटान। मिल गया भूटान। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहते हैं? भूटान को। किसे कहते हैं? भूटान। भूटान भी भारत से कितने ओर से घिरा है? 3। कितने ओर से घिरा है? 3 ओर से घिरा हुआ है। जैसे नेपाल एक ओर से चाइना से घिरा है और बाकी दूसरी ओर से। सेम नेपाल को देखिए, एक और ऊपर चाइना, बाकी 3 ओर भारत। सेम वैसे ही कौन है? भूटान है। तो आप ज्योग्राफिकली भूटान को छोटा नेपाल कह सकते हैं, क्योंकि दोनों का क्लाइमेट, ज्योग्राफी, हर चीज क्या है? सेम है। बस साइज में थोड़ा सा क्या है? छोटा है। भूटान के बगल, भूटान और नेपाल के बीच में भारत का कौन सा स्टेट आता है? सिक्किम। भूटान और नेपाल के बीच में भारत का स्टेट सिक्किम आता है। ध्यान से मेरी ओर देखिए। ये राज्य कौन सा है? सिक्किम। ये सिक्किम। और ये रेड वाला भूटान, और ये ब्लू वाला नेपाल। अब बीच में कौन सा स्टेट है? कौन सा है? सिक्किम। और ये जो ऊपर की ओर देख रहे हैं, ये तिब्बत था। क्या था? तिब्बत। 1959 में चाइना ने किस पे कब्जा कर लिया? तिब्बत पर। और यहाँ के धर्म गुरु दलाई लामा को भगा दिया। दलाई लामा कहाँ है? भारत में। दलाई लामा एक पद का नाम है। पद जैसे टीचर किसी का नाम थोड़े होता है। टीचर तो एक पोस्ट है। जैसे शंकराचार्य एक पोस्ट है। हाफिज, मौलवी, ये क्या है? एक तरह का पोस्ट, पद का नाम है। फादर, पोप, जो बड़का ऐसे, ओ माय गॉड, सीबीएसई बोर्ड, तो वो भी क्या? एक टाइप का पोस्ट है। तो दलाई लामा भी एक तरह का पोस्ट है।
तो दलाई लामा हमारे भारत में आकर शरण लिए। तो दलाई लामा का भारत के हिमाचल प्रदेश में जगह धर्मशाला वहां, और नेपाल चाइना ने यहाँ के लोगों को ऐसे मार मारा जिसका कोई हद नहीं, और इसके यहाँ राजधानी लहासा पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। इससे चाइना को बहुत फायदा मिल गया। तो एशिया की जितनी बड़ी नदियां हैं सब इसी तिब्बत से निकलती हैं, उसे पानी मिल गया। कोई भी जगह इस तिब्बत से जाके हमला करने की कोशिश नहीं करेगा, इतना हाइट है। दुनिया का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार, तो ये उसको चाइना को फायदा मिल गया। अब चाइना को ये बात पता थी कि इसका विरोध अगर कोई कर सकता है तो कौन करेगा, भारत। तो इसने भारत का 1962 में अक्साई चीन कब्जा कर लिया। कहा कि भाई दिवे भारत चिल्लाइबो करेगा तो इसके लिए थोड़े चिल्लाएगा, किसके लिए चिल्लाएगा, हाँ, अक्साई चीन के लिए चिल्लाएगा यहाँ पर। अब इस सब देखकर डर गया, जानते हैं कौन, सिक्किम। सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था, डर गया। अब भारत से कहा हमको अपने में मिला लीजिए, न तो ये चाइना जो है ना कब्जा कर लेगा, हम लोग को मार के ले जाएगा, यहाँ से उठा के ले जाता है, पता नहीं कहीं रखता है कि मार के खा जाता है। तो सिक्किम को कहाँ मिला लिया गया, भारत। भूटान भी डर गया, वो भी कहा कि हमको भी मिला लीजिए, लेकिन हमारे लिए एक शर्त है कि भूटान में राजतंत्र रहेगा। तो भारत ने कहा कि हमारे यहाँ जितने राज्य हैं सब राज्य में मुख्यमंत्री बैठता है, आप अकेले राजा बैठेंगे तो कैसा लगेगा। तो कहें कि तब ठीक है, तब कुछ बीच का रास्ता निकाला जाए। तो नेपाल भूटान ने कहा कि हम विदेश में क्या भाषण देना है हमको कोई मतलब नहीं, हमारा विदेश मंत्रालय, हमारा रक्षा मंत्रालय आप ही संभालिएगा, हमको कोई मुसीबत होगा, बाकी हमको बस अंदर से मतलब रहेगा। तो नेपाल वो बौद्ध धर्म के लोग अपना पूजा पाठ में लगे रहते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि वगैरह वगैरह में, और उनकी रक्षा कौन करता है, भारत करता है। चाहे उसको मान के चलिए भूटान के राजा को अमेरिका जाना है कि ब्रिटेन जाना है, ये किससे पूछ के जाता है, अब भारत कहता है हम देख लेंगे, तो भारत क्या कर लेता है, देख लेता है। समझ में गया, भारत हमेशा से भूटान का साथ देता है। चाइना ने क्या किया, भूटान के पास आकर कब्जा कर लिया, भूटान के पास आकर कब्जा कर लिया। जगह का नाम था डोकालाम, क्या नाम था, डोकालाम। 2017 में, कब किया, 2017 में। तो भारत यहाँ से डोकालाम से चीन की सेना को क्या किया, पीछे खदेड़ दिया। तो भूटान को लगता है कि नहीं, भारत क्या है, हमारे साथ खड़ा हुआ है। तो यहाँ से डोकालाम क्या भारत का था, किसका था, हाँ, भूटान। हम लोगों ने किसको ढकेल दिया, चाइना को। चाइना जाके यूएनओ में चिल्ला रहा है कि देखिए दूसरे के लिए लगड़ा में ही कूद रहा है भारत, इसको नहीं कूदना चाहिए। तो यूएनओ क्या बताएं हम आपको, दुनिया का ये अजीब संगठन है यूएनओ। अब 4-5 चीज इमरजेंसी में ढूंढिएगा, कभी नहीं मिलेगा। नेल कटर नहीं मिलेगा, सेफ्टी पिन जो होता है नहीं मिलेगा, मोबाइल का जो सिम निकालने वाला पिन होता है नहीं मिलेगा। यूएनओ को खोजिएगा कब, वो इमरजेंसी में नहीं मिलेगा। अफगानिस्तान के लोग हाई यूएनओ हाई नहीं, अभी जब पिटा जाएगा सब, क्या हुआ यहाँ, कुछ हुआ है क्या नहीं। फिलिस्तीन वाला पिटाता है सब, मन भर इजराइल पीट देता है, तब यूएनओ आता है, क्या हुआ है, मारधार हुआ है क्या इधर। अभी तक उसको कश्मीर मुद्दा नहीं समझ में आ रहा है, किसको, यूएनओ को। अजीब हाल है ये, किसी भी चीज को बर्बाद करना है, किसी का करियर बर्बाद करना है, तो उसे या तो बिहार एसएससी का फॉर्म भरा दीजिए, या तो यूएनओ में उसका कोनो केस लड़वा दीजिए। दोनों समान डीले चलते हैं सब। 2014-15 की वैकेंसी अभी तक क्लियर नहीं, और ये क्लियर भी ना होगा जब तक 2024 का चुनाव ना आ जाए। 24 के चुनाव में फाइनल होगा, अगले 25 विधानसभा के चुनाव में ज्वाइनिंग होगा। एक वैकेंसी पे 4 गो चुनाव, 3 गो चुनाव, न भयानक हो जाता। तो इसमें यूएनओ को हस्तक्षेप करना चाहिए। भूटान एक बहुत ही शांत देश है, उसको ज्यादा तामझाम से मतलब नहीं है। वहां पहाड़ वगैरह बहुत ज्यादा है, जिस वजह से बादल टकराते हैं, तो उस बादल के टकराने से वहां हमेशा बिजली तड़कती रहती है, जिसे लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहते हैं। आप कहेंगे कि इससे ऊंचा पहाड़ नेपाल में है, उसको ना होना चाहिए लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। तो भैया नेपाल में बादल जाएगा कैसे? अगर भारत को होके बादल जाता है नेपाल में, तो झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में भी छोट मोट पहाड़ है, आधा तो यही रोक देते हैं सब, तो वहां उतना तगड़ा नहीं पहुंच पाता है। और यहाँ देखेंगे तो बांग्लादेश में कोई पहाड़ नहीं, मेघालय में छोट मोट पहाड़ है, गारो खासी जंतिया, तो जो यहाँ से बादल जाता है सीधे टकराता है किससे? भूटान। तो लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहते हैं? भूटान को। नेपाल और भूटान
दोनों की नदियों में एक खासियत है कि इनका धार बहुत तेज है। तो जब नदियों का ढलान बहुत तेज होता है तो ऐसी नदियों से बिजली बनाना इजी हो जाता है, क्योंकि जनरेटर में जो आर्मेचर को हम लोग ऐसे नचाते हैं, वो आर्मेचर नचाने में हम लोग का फ्यूल खर्च होता है। वो डीजल जब जलता है तो पिस्टन को ऊपर नीचे करता है, इस पिस्टन से हम लोग एक चेन बांधते हैं और वो उस आर्मेचर को क्या करता है, घुमाता है। जबकि अगर ऐसा हो कि ये नदी है, ऐसे नदी बह रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम एक बिजली घर लगा दे, एक शाफ्ट लगा दे यहाँ पर, और यहाँ पर आर्मेचर का फैन लगा देते हैं। हाँ, इसमें से क्या जाएगा, नदी इसको नचाएगा। आई तो नदी से काफी दूरी पर है, ये वाला क्या है, नदी से दूरी पर है, तो इसमें क्या बन जाएगा, बिजली बन जाएगा। तो ऐसी संभावना क्या भारत की नदियों में है? भारत की सभी नदियों में नहीं है। भारत की नदी में लगाएंगे, नदियां घूम जाएगी, भाई उन्हें से ना जीतो। हम लोग यहाँ का नदियों को भी ना खड़ा रहता है, उसके लिए जरूरी है पहाड़ वगैरह का। तो आप देखेंगे जितने बिजली घर लगाए जाएंगे वो कश्मीर में लगते हैं, पहाड़ी क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में टिहरी वगैरह, टिहरी बांध वगैरह, पंजाब में भाखड़ा नांगल, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में, तो ऊंचाई जगह पे ही लग सकते हैं। तो नेपाल और भूटान दोनों के पास है, तो हमारे लिए ज्यादा आसान नेपाल में लगाना कि भूटान में। तो हम लोग भूटान में बिजली घर लगाते हैं, और वो बिजली घर का पैसा कौन देता है, भारत। उससे जितनी बिजली बनती है सब कौन ले लेता है, ये भूटान। और जो बच जाती है बिजली वो भारत पैसे में खरीदता है। भारत पैसे में क्या करता है, खरीदता है। ये हम लोग की इंसानियत रहती है। इसलिए लॉन्ग टाइम में कोई भी देश क्या करना चाहता है, भारत से रिलेशन रखना चाहता है। और अगर यही चाइना को दिया रहता तो अब तक तो इनको गिरवी रख लेता हूं। तो यहाँ पे अलग अलग बिजली घर का नाम है, एक का नाम है ताला, चूखा, दो गाछू, ये सब क्या है, सब बिजली घर है। क्वेश्चन आएगा ताला परियोजना कहाँ है, तो भूटान में। लड़का मार देता अलीगढ़, ताला उद्योग अलीगढ़ में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये सारी परियोजना कहाँ है, भूटान में। भूटान की राजधानी क्या है, थिम्पू। भूटान की राजधानी थिम्पू। बीचों बीच में शहर होगा भूटान का थिम्पू। देखिए आप अपने नक्शा में, नक्शा खोलिए भूटान का। भूटान के बीचों बीच में देखिए आपको मिलेगा थिम्पू। बीचों बीच में राजधानी क्या मिलेगा, थिम्पू। मिल गया थिम्पू, भूटान की राजधानी थिम्पू। जैसे जैसे हम देश पढ़ा रहे हैं आपको साथ ही साथ इन देशों की राजधानी, मुद्रा, इसको याद रखते चलिएगा। आपके एग्जाम में एक दो छोटका एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है। अब बात आती है नेपाल में। क्या भारत नेपाल में नदियों पर बांध नहीं बना लेगा? नदियों का फ्लो भी कम हो जाएगा, बिजली भी बंद हो जाएगा। तो नेपाल ससुरा लोल है, कहता है कि ये पैसा हमको डॉलर में चाहिए। देख रहे हैं ससुरा को, बांध कौन बनाएगा, भारत। इंजीनियर किसके, भारत। पैसा किसका, बिजली कौन लेगा, नेपाल। बचा हुआ बिजली भारत को बेचेगा, वो में फोटानी है कि डॉलर में पैसा लेंगे। तो भारत को भी क्या जाता है, डॉलर में दे देना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा एक्सचेंज रेट लगता है। जब आप डॉलर में कन्वर्ट कीजिएगा तो थोड़ा सा एक्सचेंज रेट का। तो भारत ने अफगानिस्तान को इतना पैसा दिया, मिट्टी में मिल गया हम लोग का सारा, तो नेपाल को भी देना चाहिए। क्या जाता है डॉलर में, आखिर हम लोग राफेल खरीद रहे हैं डॉलर में दे रहे हैं, पेट्रोल खरीद रहे हैं डॉलर में दे रहे हैं, अमेरिका से चीनूक C-17 ग्लोब मास्टर जहाज खरीद के लाए हैं, डॉलर में दिए हैं कि नहीं, इसको भी दे देना चाहिए। और नहीं देंगे ना तो वही हो जाएगा जो श्रीलंका में हुआ। श्रीलंका सरकार हम्बनटोटा बंदरगाह बनाने के लिए भारत से चिल्लाती रह गई 10 सालों तक, नहीं बोला भारत। जब यहाँ कूद गया कौन, चाइना कूद गया, तब कह रहा है कि ना भारत हम बनाएंगे, हम बनाएंगे। अब कौन जी बनाएंगे वहां पे। तो अभी नेपाल चिल्ला रहा है भारत को बना लेना चाहिए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। चाइना आ जाएगा, बांध बना लेगा, तो युद्ध की स्थिति में बांध का पानी रोक देगा और अचानक छोड़ देगा। एक और चाइना से लड़ते रहिए, एक और बिहार हो जाएगा। समझ में आया? तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे रहना चाहिए। आपको क्या लगता है हमारे देश के नेताओं को इतना सब चिंता रहता है? उनको अगला सीट कहां से निकालना है, कोने टिकट को कहां, एक से एक रहता है। मीडिया वाला भी उन्हीं सबको दिखाता है। हाँ? हम ऐसे ऐसे नेता को देखे हैं जिसको हम अपने कोचिंग में स्टाफ ना रखेंगे। लेकिन भारत का भाग्य है भैया, नेताजी हैं, सेफ्टी मिला है लोग। ऐसा ऐसा नेता भी होता है सभी, आप भी देखे होंगे, है कि नहीं? वजह है कि आप बोलते नहीं हैं, हम बोल देते हैं।
हाँ, समझ में आ गया। ये वाला जगह कौन सा हो गया? भूटान। आगे बढ़े, भूटान। अब ये नीचे का देश बोलिए, नीचे वाला देश बांग्लादेश। ये पढ़ा दिए थे कि नहीं? बांग्लादेश पढ़ा दिए थे? नहीं पढ़ाए थे। बांग्लादेश से अब सबके लिए नया हो जाएगा, ठीक है। बांग्लादेश देखिए, पहले ये क्या था? पूर्वी पाकिस्तान। ये पाकिस्तान जो है ना, इसको अंग्रेज सब इतना बड़ा बेवकूफ बनाए थे। इसको क्या हुआ जी? अंग्रेज सब इसको बड़ा बेवकूफ बना दिए थे। किसको? पाकिस्तान को। देखिए इसको कैसे जमीन दिया था सब बैला को। आधा इस साइड, इसका नाम हो गया पश्चिमी पाकिस्तान, आधा इस साइड, इसका नाम क्या हो गया? पूर्वी पाकिस्तान। दो जगह इसका जमीन था। अब बीच में कौन था? भारत। तो इसको समझे में नहीं आया, इसको लगा कि चलो हमारे पास समुद्र के रास्ते चले जाएंगे। तो भारत को ये बात का आभास हो गया आजादी के 10 साल पहले कि इसको अगर हमको पाकिस्तान को काउंटर करना है तो हमारी नेवी क्या होनी चाहिए? तगड़ी। क्योंकि ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे अगर नेवी अच्छी नहीं रही। तो 1957 में हम लोग ब्रिटेन के पास गए, कहे कि कोनो पुरान धुरान जहाज है पानी वाला? कहा कि हाँ एगो बना रहे थे द्वितीय विश्व युद्ध के लिए। पहले द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया, पड़ल है का है HMS हरकुलियस। कहा कि दे दीजिए हमको सेकंड हैंड के दाम। तो ब्रिटेन दे दिया सेकंड हैंड के दाम पर। उसी का नाम रखा गया INS विक्रांत। क्या नाम रखा गया? जिस उम्मीद से लाए थे लोग वो काम आया बांग्लादेश के युद्ध में। तो अभी बांग्लादेश का युद्ध हम पहले समझेंगे। पहले बांग्लादेश के बारे में ज्योग्राफिकली हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में। आप ध्यान से देखिए, बांग्लादेश जो है वो ज्यादातर बाउंड्री किस देश से शेयर करता है? भारत। थोड़ी सी उसकी बाउंड्री लग जाती है किसके साथ? म्यांमार के साथ, हल्का सा। ये वाला जो एरिया है ये हल्का सा किसके साथ लग जाता है? म्यांमार के साथ। तो बांग्लादेश कितने देशों के साथ सीमा बना? 2 देशों के साथ सीमा बना। बांग्लादेश की जो जमीन है वो धंस गई है नीचे। बांग्लादेश की जमीन भारत की तुलना में यहाँ क्या हुआ है? धंसा हुआ है। तो कहीं की जमीन ऊंची होती है, कहीं की जमीन नीचे होती है। जैसे नेपाल की जमीन ऊंची है, बिहार की धंसी हुई है, उससे ज्यादा धंसा बंगाल का है, और सबसे ज्यादा धंस गया है कौन? बांग्लादेश। बांग्लादेश। तो जब धंस जाता है तो ढलान किधर हो जाएगा? जिधर धंसाव है। तो भारत के जितनी नदियों को देखेंगे, इधर नेपाल से सूर्याइले निकलेगी बांग्लादेश में चल जाएगी। देखें निकला सब कहाँ चल जाता है? बांग्लादेश। इधरों से निकलेगा सब कहाँ चल जाता है? बांग्लादेश। क्योंकि बांग्लादेश क्या हो चुका है? ढाल हो गया है। उस ढाल को हम कहते हैं मालदा दरार। क्या कहते हैं? ढाल को क्या कहते हैं? मालदा दरार। इस ढाल का नाम मालदा दरार है। इस ढाल का नाम क्या है? मालदा दरार। अब ये बांग्लादेश जो है इस धंसे वाला भाग का नाम बोलिए तो मालदा दरार। अब जब कभी भी कोई चीज नीचे धंसता है तो वहां बाढ़ की भी संभावना आ जाती है। तो बांग्लादेश में बाढ़ आना एक कॉमन बात है, लेकिन बाढ़ से एक फायदा होता है कि वहां की जमीन उपजाऊ हो जाती है। तो बांग्लादेश की जमीन बहुत उपजाऊ है। ऊपर से ब्रह्मपुत्र नदी और सामने से गंगा नदी। तो ये पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र और गंगा के बीच का ये डेल्टा, जिसे हम कहते हैं सुंदरबन का डेल्टा, जिसका कुछ भाग भारत में भी है, लेकिन ज्यादातर भाग कहाँ है? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की जमीन उपजाऊ होगी कि नहीं होगी? होगी। यहाँ पर पटसन की खेती बहुत ज्यादा होती है। पटसन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जूट। क्या कहते हैं? जूट। हिंदी में पटसन या पटुआ कहते हैं। क्या कहते हैं? पटसन या पटुआ कहते हैं। ये एक गन्ने के शकल का होता है, पतला होता है, लेकिन इसको जब भिगा दीजिएगा 10-15 दिन, उसके बाद से इसको कूच कूच के पतला कीजिएगा तो इसमें रस्सी की तरह रेशा छूट जाता है। जैसे गन्ना नोचिएगा तो कैसे रस्सी की तरह निकल जाता है, वैसे पटसन निकल जाता है। लेकिन इसको छोड़ाने में बड़ी मेहनत है। तो बिहार का आदमी, बिहार में भी होता है क्योंकि बांग्लादेश तो थोड़ा ही सा दूर तो है बिहार से, तो यहाँ भी होता है। तो बिहार में क्या करता है, सब इसको गढ़ा में डाल देता है, और जब 10 दिन भीग जाता है ना तो सड़क पे बिछा देता है। सड़क पे ट्रैक्टर, जीप, ट्रक पूछ देता है, उसको पूछ दिया, अब उसको ले आके क्या कर देता है? छोड़ा देता है। तो वही होता है जूट। उसको छोड़ा कर अच्छा से, अब फिर आपस में क्या कर दीजिएगा? फंसा दीजिएगा, बिन दीजिएगा। कपड़ा क्या होता है?
पतले धागे को आपस में बिना नहीं देखते, कबो कबो स्वेटर में एगो नोची है तो पूरा नोचा जाता है, बस उस सिलने की कला है, उसी को सिल दिया जाता है। लेकिन ये बहुत मोटा होता है, तो इसका काम होता है ठंडी के दिन में भैंस को ओढ़ा दीजिए, या उसमें आलू प्याज रखिए, या देहात में पैर और पोछने के लिए काम में आता है। सीबीएसई वाला तो खूब अच्छा रख ले रहता है सब पैर पोछने के लिए, अब बाकी हिंदी मीडियम वाला तो वही बोरा रख देता है जूट का, है कि नहीं? यहाँ पे जूट का बोरा, नहीं तो गाय भैंस बकरी को आदमी ठंडी के दिन में स्वेटर बना के ओढ़ा देता है। तो जूट के उत्पादन में बांग्लादेश बहुत ही आगे था, लेकिन विभाजन के बाद बड़ा उटपटांग काम हुआ। जितने भी जूट के कारखाने थे वो सारे कारखाने कहाँ रह गए? भारत में। और खेत कहाँ चल गया? और बांग्लादेश नहीं था उस समय। उस समय क्या था? पूर्वी पाकिस्तान। और वो आवते लड़ाई हो गया 1948-47 में आजाद हुए, 48 में एगो लड़ाई हो गया, फिर 65 में हो गया। बांग्लादेश 1971 में न बना है, उससे पहले हम लोगों की एक लड़ाई 1948 और दूसरी लड़ाई 1965। तो भाई आयात निर्यात भी बंद रहा। तो बांग्लादेश में जो जूट के खेत थे वहां लोग जूट को उगाना कम कर दिए, जबकि साथ ही साथ भारत में पश्चिम बंगाल बिहार में लोग जूट उत्पादन तेजी से रखे। क्यों जूट उत्पादन को तेजी से रखे? क्योंकि इसमें लागत कम और इसका डिमांड ज्यादा था, और यहाँ पे पहले से कारखाने मौजूद थे। देखते ही देखते दुनिया में सबसे ज्यादा जूट उत्पादन करने वाला तमगा जो बांग्लादेश के पास था, किसको मिल गया? भारत। और इसका इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा काम है, क्योंकि अभी भी जूट के बोरे में ही ज्यादातर सब्जी वगैरह आते हैं। अब तो धीरे धीरे प्लास्टिक का बोरा उसको रिप्लेस कर रहा है, लेकिन प्लास्टिक के बोरे का लाइफ नहीं होता है। एक बार ब्लेड मारेंगे तो पूरा का पूरा बाहर निकल जाएगा। और जूट के बोरे में दिक्कत नहीं होता है, जहाँ फटेगा बट उतने दूर दिक्कत होता है। तो यहाँ पे तो लोग गेहूं बोरा में रखा है तो वो ऐसे डालता है, पाइप टाइप का और निकाल देता है, कहता है देखो यहाँ में देखें, वो सील वगैरह देता है जूट के मेज में। दूसरी एक बहुत बात होती है कि जूट में बहुत कम चीज बर्बाद होता है। जब बर्बाद हो जाता है तो उसको पकड़ के रस्सी बना देता है, जिसको कहते हैं ना सूतरी, देखे हैं? तो जूट के बोरा को उसी के उससे क्या कर देता है? सी देता है। तो जूट के उत्पादन में आगे कौन था? बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी ढाका एकदम बीचों बीच में है, आप नक्शा में देखिए। बांग्लादेश की राजधानी ढाका एकदम बीचों बीच में, आप नक्शा में देखिए, नक्शा में देखिए एकदम। बांग्लादेश की राजधानी ढाका एकदम बीचों बीच में है, आप नक्शा में देखिए। मिल गया? ढाका। ढाका के पास देखिए नारायणगंज, ढाका के पास आप देखेंगे नारायणगंज। मिल गया? जस्ट ढाका के थोड़ा सा नीचे होगा, ढाका का अंतिम अक्षर के जस्ट नीचे क्या लिखा है? नारायणगंज। ये नारायणगंज जो था, यहाँ पर जूट के बहुत ज्यादा कारखाने हैं। जूट के ज्यादातर कारखाने कहाँ हैं? नारायण। जब यहाँ जूट उद्योग बर्बाद होने लगा तो बांग्लादेश एक नए कपड़े का निर्माण किया जिसका नाम था मलमल का कपड़ा। किसका? मलमल के कपड़े। वो बहुत ही मुलायम होते थे, मलमल के कपड़े। वो राजा महाराजा पहना करते थे सब वहां पर। उसमें इतने मुलायम होते थे वो कपड़े कि मलमल के कपड़े का पूरा चादर रहेगा ना, तो आप एक अंगूठी में उसका एक कोना फंसाइए, ऐसे खींचिएगा ना तो पूरा उसमें से बाहर चलाता था, इतना सॉफ्ट रहता था। तो पहले के समय के जितने रानी महारानी होती थी सब ना, बेरोजगार रहती थी, खलिया बैठल है सब, कोनो काम धाम तो नहीं है। कबो इस टाइप का तिरपाल ओढ़ेगी सब, कबो वो टाइप का। राजा परेशान है होके कहो मलमल का दिलाएगा, कभी कुछ दिलाएगा। उसको क्या मतलब कि दुश्मन का फौज दुआरी पे खड़ी है। तो आजकल ये सब उद्योग नहीं है। बांग्लादेश अभी के वक्त में दुनिया में सबसे आगे चल रहा है तो शिप डिमोलिशन उद्योग में, पोत भंजन में। जितने बड़ी बड़ी जहाजें होती हैं उसको बनाने में 10 से 15 साल लगता है, तो तोड़ने में भी उसके 2-3 साल लगता है। आप बताएं, एक बड़ा सा शहर होता है, जितनी बड़ी ये बिल्डिंग है, ऐसी ऐसी आप अगर 300 बिल्डिंगों को मिलाएंगे तो एक जहाज बनता है शिप वाला। ऐसी ऐसी 300 बिल्डिंग। इस बिल्डिंग को तोड़ना पड़े तो कम से कम 3 से 4 महीना लगेगा, समझा? तो बहुत लंबा टाइम लग जाता है। तो पानी बांग्लादेश ना पूरे दुनिया में खोजते रहता है, जहाज बचाइयो। जिसका भी जहाज बचाता है कौन ले आता है? बांग्लादेश। अब वहां पे उसके सारे चीजों को खोल देता है। अब हर शिप में वॉशिंग मशीन होता है, बेड होता है,
कुर्सी होता है, हर रूम में टेबल लैंप होता है, लाइट होगा, वॉशिंग मशीन होगा, उसमें खाने के लिए ट्रे होगा, नट बोल्ट से पूरा कसा रहेगा, हर साइज के नट रहेंगे, वो थोड़े ना खराब होता है अंदर से, उसको खोल खोल के अलग अलग बेचता है सब बांग्लादेश वाला। और उसको जो लोहा है वो कबाड़ के भाव बेच दिया, उसके अंदर पाइपलाइन बिछी रहती है, पानी वाला पाइप, वो सेकेंड हैंड खोल के बेच देता है। तो जिसको भी चाहिए वो बेचता है। तो 1 नंबर पे कौन चल रहा है? बांग्लादेश। और 2 नंबर पे गुजरात का भावनगर, 2 नंबर पे गुजरात का भावनगर, और 1 नंबर पे कौन चल रहा है? बांग्लादेश। बांग्लादेश के 2 प्रमुख शहर आप देखें, ढाका और नारायणगढ़। वर्तमान राजधानी नेपिता, पुराना नाम बर्मा, पुराना नाम बर्मा। आगे बढ़ जा। यहाँ पर आंग सान सू की का सत्ता थी। किसकी सत्ता थी? आंग सान सू की। वो भारत से बहुत अच्छा संबंध रखती थी, भारत में ही उन्होंने पढ़ाई किया था आंग सान सू की। लेकिन वहां की जो सेना प्रमुख है वो आंग सान सू की को हटा के पूरी सत्ता क्या कर लिए? हथिया लिए। अब वो जो है सेना प्रमुख, वो चाइना के इशारे पर ज्यादा काम करता है। किसके इशारे पर? चाइना के। चाइना की एक सिंगल सी पॉलिसी है, भारत के जितने पड़ोसी हैं उनको भारत के खिलाफ कर दिया जाए। श्रीलंका को हटा ही दिया खिलाफ करके, पूरी तरह से कर्जा वर्जा दे के डुबा दिया। तनी मनी मालदीव बचल है, तो मालदीव से भी भारत का रिलेशन पहले इतना अभी स्ट्रॉन्ग नहीं रह गया। नीचे वाला खत्म कहानी। ये चट्टा से तो कभी सही होगा ही नहीं। अफगानिस्तान से कभी उम्मीद भी था, तो वहां पर दुगोन आ गया है, उन सबको कोई मतलब ही नहीं है दुनिया से। यहाँ पर इन सब का भाषा भी ना अजीब होता है। क्या हम लोग कभी कह सकते हैं कि पूरे दुनिया से 370 हटाएंगे? भाई दुनिया से हमको क्या मतलब? वो स्टेटमेंट देके कहता है कि हम महिलाओं के अधिकार का संरक्षण करेंगे, लेकिन पूरी दुनिया के महिलाओं को बुर्का पहनना पड़ेगा। मतलब बिना हाथ पर के पूरी दुनिया के महिलाओं को, यहाँ पर अजीब हाल है। इन सब को कुछ समझ में नहीं। ये केवल इसलिए जीते हैं सब कि वहां पहाड़ है। एक बार ही राजस्थान में घेरा जाएगा सब ना, खुला दूर तक एकदम। अरे वाह, यहाँ पे सब कुछ गोली मारने की जरूरत नहीं, टैंक लेके कचार दो पूरा यहाँ पे। अरे वो जीते हो भगवान भरोसे। वहां पे भारत में भी जो नक्सलाइट जीतते हैं सब ना, कहीं कहीं अभी तक बचे हैं जंगलों के वजह से। हाँ, तो अपने को वीर नहीं समझ जाना चाहिए। एक बार जब थोड़ा मिलो तो आमने सामने थोड़ा सा मुलाकात होती है हवेली पे। उल्टा सीधा काम करता है यहाँ पे। तो हम लोग का ये पड़ोसी तो खत्म ही हो गया। ये पड़ोसी को अब चाइना ने तक बर्बादे कर देगा यहाँ पर, क्योंकि चाइना ने तो सबसे पहले, आपको पता है रूस और चाइना अभी भी अपने एक भी आदमी को अफगानिस्तान से बाहर नहीं निकाले हैं और ना ही अपनी एम्बेसी बंद की है, क्योंकि उनके पास पहले से समझौता हुआ है। पहले से क्या है, डन है कि हमको, आज चाइना ने मान्यता भी दे दिया किसको? तालिबान को। तो हम लोग नहीं दे रहे हैं। नेपाल को ऐसे ही खराब करके रखा है। यहाँ शेख हसीना जब तक है तब तक रिलेशन ठीक ठाक रहेगा। पाकिस्तान यहाँ से भी थोड़ा सा कोशिश चाइना करता है। म्यांमार में आंग सान सू की भारत के फेवर में थी, इनको भी हटा के यहाँ क्या कर दिया? सेना कर दिया। तो हम लोग बहुत ज्यादा सॉफ्ट नीति अपनाते हैं, इस वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। तो ये वाला एरिया म्यांमार समझ में आ गया। म्यांमार के बगल में ये जगह कौन सा है? थाईलैंड। म्यांमार के बगल में जगह थाईलैंड। मिल गया थाईलैंड? मिला कि नहीं मिला? थाईलैंड सफेद हाथियों का देश, सफेद हाथियों का देश थाईलैंड। मिल गया थाईलैंड। चलिए अब इधर देखिए। थाईलैंड की अर्थव्यवस्था में पर्यटकों का बहुत ज्यादा योगदान है। वहां पे पर्यटन क्या है? बहुत सस्ता है, और खाने पीने की चीजें भी सस्ती हैं, और वीजा ऑन अराइवल दे देता है। देखिए वीजा ऑन अराइवल क्या होता है? जैसे आप हमारे क्लास में आते हैं तो पहले आपको एडमिशन लेना पड़ता है, उसके बाद क्लास में आते हैं। कैसा रहेगा? क्लास में आ जाइए, यहाँ आदमी रसीद लेके घूमे। आपको एडमिशन लेना है, लीजिए। आपको भी लेना है, लीजिए। यही होता है वीजा ऑन अराइवल। हमें किसी देश में जाना है तो पहले से उस देश की एम्बेसी को हम ऑनलाइन रिक्वेस्ट डालते हैं, हम आपके देश में आना चाहते हैं। तो पूछता है पहले पासपोर्ट दिखाओ। तो जैसे वो पासपोर्ट देख लेता है, उसका फोटो, पासपोर्ट नंबर, समझ जाता है कि आदमी फ्रेश है। क्योंकि उल्टा सीधा आदमी का पासपोर्ट बनता नहीं है, अब बन जाता है तो जब्त हो जाता है, ताकि देश छोड़ के ना भाग सके। पासपोर्ट अगर ठीक है तो वो देखता है कि आदमी बहुत फेमस तो नहीं है, इधर उधर कोई उल्टा सीधा काम करके तो नहीं भागा है। क्योंकि उल्टा सीधा नेशनल लेवल का काम करेंगे तो हाईलाइट रह जाएंगे। यहाँ पर देख लेता है, ठीक है, तो कहता है ठीक है आप पैसा दीजिए तब ना हम आपको अपने यहाँ आने की अनुमति देंगे। तो 4,000, 5,000, 20,000 जैसे देश का वीजा है आप दे देते हैं, तो आपको परमिशन मिल गया उस देश में जाने का। और आपको देश छोड़ने की परमिशन है पासपोर्ट। तो पहले पासपोर्ट और उसमें वीजा। अब जाइए एयरपोर्ट पे तो वहां कटाइए टिकट,
उसको कोई मतलब नहीं आपके पास है कि नहीं वीजा उजा, वो बैठेंगे तो वीजा छोड़ देगा, वहां पुलिस आपको जेल में डाल देगी बिना वीजा उतरेंगे तो। अब टिकट कटा के वहां उतर गए, वहां जांच करेगा, हाँ इंडिया से आए हैं, अब म्यांमार जाना है, पाकिस्तान जाना है, कहेगा वीजा दिखाइए, दिखा दीजिएगा वीजा क्या है भाई, परमिशन है, वीजा पे डेट होता है कितने दिन आप यहाँ रुक सकते हैं। म्यांमार ने, थाईलैंड ने क्या कहा, कहा कि कोई टेंशन नहीं, आपको वीजा उजा का कोई टेंशन नहीं लेना है, आपके पास भारत का पासपोर्ट है, पासपोर्ट की लाइफ 10 साल होती है, एक बार बनवा लीजिए, अब कहीं से टिकट कटा के कहाँ चलाइए, थाईलैंड आ जाइए, जैसे उतरिएगा ना तो यहाँ किसी को बता दीजिए इंडिया से आए हैं, हमारा वीजा बना दीजिए, तो खड़े वीजा बना देगा, लाइए 2-4 हजार रुपया बना देगा, जाइए घूम लीजिए। इसी को कहते हैं वीजा ऑन अराइवल, आप आ जाइए पहले, टेंशन मत लीजिए, हम यहाँ वीजा बना देंगे। तो उसकी अर्थव्यवस्था में पर्यटक का योगदान बहुत ज्यादा है, लेकिन पड़ोसी सब ना एक दूसरे से बहुत जलते रहता है। जितनी पानी वाली जहाजें आती हैं सब, चाहे वो चाइना से आए, कोरिया से आए, ताइवान से आए, जापान से, रूस से, वो सब इसी मलक्का के रास्ते से निकलती हैं सब, और यहाँ से सीधे जिनको इंडिया आना है इंडिया जाए, और जिसे नेशनल लेवल का व्यापार करना है वो इंडिया के नीचे नीचे से क्या हो जाती है, निकल जाती है यहाँ पे। तो इन जहाजों को पता है कि बीच में कहीं कुछ ना मिलने वाला है। सोचिए इतना लंबा रास्ता, अब अगर हम लोग कलकत्ता से दिल्ली जाएंगे इतना छोटा रास्ता में, तो देखते होंगे खाने पीने का सामान रख लेते होंगे, जो इतना लंबा निकलेगा वो कहाँ खाने पीने का सामान रखे। तो यहाँ से यहाँ के बीच में एक जगह इन लोग को फ्यूल खाने पीने का सामान रखना पड़ता है, तो चौराहे पे पड़ जाता था सिंगापुर। सिंगापुर के डेवलपमेंट का मेन रास्ता यही एकदम चौराहे पे पड़ा है, प्राचीन काल से यही व्यापार हो रहा है। तो थाईलैंड ने दिमाग लगाया, कह रहा कि ऐसा ना काम चलेगा, हम अपना जमीनवे बिचवा में से काट देते हैं। उसे जो जेसीबी लगा के खोदने लगा, यहाँ कहा कि नहर रहेगा, करा नहर। कौन सा नहर? करा नहर। अब देखो भाई सब जहाज कहेंगे से होता ना, घूम के जेला का क्या जरूरत है, चलो ना सीधे ही क्या है। अब सब सिंगापुर का सब दुकान बंद हो जाएगा, समझ में आ गया कि नहीं। तो करा नहर कौन बना रहा है? करा नहर बना रहा है थाईलैंड। थाईलैंड ये किसको किसको जोड़ देगा, यहाँ पर है आपका दक्षिणी चीन सागर और ये है थाईलैंड की खाड़ी। जब इसको काट देगा तो ये कहाँ उतर जाएगा? अंडमान निकोबार में। कहाँ उतर जाएगा? अंडमान निकोबार में। तो करा नहर के बनने से सबसे ज्यादा लॉस किसको होगा? किसको होगा? सिंगापुर। थाईलैंड की राजधानी बोलिए? बैंकॉक। थाईलैंड की राजधानी? यहाँ किस धर्म के लोग रहते हैं? बौद्ध। अब बौद्ध तो सब वैसे भी बहुत शांति प्रिय होते हैं लोग, लड़ाई झगड़ा मार धार नहीं करता है, एकदम शांति से रहता है। जैन धर्म वाला तो और चीटी उटी को भी नहीं मारता है। तो ये हो गया आपका बैंकॉक। बैंकॉक और इस थाईलैंड की राजधानी, ये तीनों को मिला के हम क्या कहते हैं? फ्रेंच ईस्ट इंडिया। तीनों को मिला के फ्रेंच ईस्ट इंडिया में कितने देश? कौन कौन? लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। लाओस से क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से समझिए कि इनमें से कौन सा देश लैंड लॉक है। तो क्या लाओस लैंड लॉक है या नहीं है? लाओस लैंड लॉक है। लाओस कैसा है? लैंड लॉक कंट्री है। लाओस कैसा है? लैंड लॉक कंट्री है, वो चारों ओर से बंधा हुआ है। चाइना ने इनको भी फंसा दिया, केवल किस लिए? क्योंकि भारत की प्लानिंग थी यहां से यहां तक सड़क ले जाने की। ये सड़क ले जाने की प्लानिंग किसकी थी? भारत की। वियतनाम तक सड़क ले जाने की। अब चाइना ने कहा कि सड़क ले जाएंगे तो हमको बीच में कोई ना कोई बाधा उत्पन्न करना पड़ेगा, तो इसने यहाँ के लोगों को कहा कि तुमको नहर बनाने, बिजली बनाने इत्यादि के लिए हमसे कर्जा ले लो 10 साल के लिए। तो बैल सबको कर्जवा लेने में मजा आता है, इन सब को ये नहीं समझ में आता है कि अपने यहाँ के रिजर्व बैंक से या अपने यहाँ के वित्त विभाग से पता कर ले कि अगले 10 साल में हमारा इनकम कितना होने वाला है। पता चला आप 10 करोड़ कर्जा ले लिए तो अगले 10 साल में हम आपको लौटा देंगे, और 10 साल बाद आपका 5 करोड़ आया, तो न ब्याज भर पाएंगे न कर्जा। अब उस देश के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। तो लाओस भी किसकी जाल में फंस चुका है? चाइना के जाल में। चाइना इकोनॉमिकल पावर बन के सबको फंसाते जा रहा है। तो लाओस में और कोई खास विशेषता नहीं। लाओस के नीचे वाला सारा देश का नाम है कंबोडिया। क्या नाम है? कंबोडिया। कंबोडिया की राजधानी नेमपेंग। कंबोडिया की राजधानी नेमपेंग। कंबोडिया की राजधानी नामपेंग। तो कंबोडिया में यहाँ एक बहुत बड़ा मंदिर है। क्या है? मंदिर है, विष्णु भगवान का मंदिर है। किसका? विष्णु भगवान का। अंकोर वाट का मंदिर। कौन सा मंदिर? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? अंकोर वाट का मंदिर किस भगवान का है? विष्णु भगवान का। किसने बनवाया था? सूर्यवर्मन।
कहाँ के राजा थे? भारत के। सूर्यवर्मन ने बनवाया था। कहाँ पर बनवाया? कंबोडिया में। अंकोर वाट का मंदिर, अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ये इधर वाला देश कौन सा है? वियतनाम। इधर वाला देश वियतनाम है। कौन सा देश? वियतनाम। वियतनाम में क्या हुआ कि ये वियतनाम समुद्री दृष्टि से बहुत कोना पर था। देख रहे हैं, कोई भी जहाज वहाज जाएगी तो उस पर आराम से नजर रख सकता है। कौन? वियतनाम। यहाँ पर तो रूस चाहता था वियतनाम किसके हिसाब से काम करे? रूस के हिसाब से। तो रूस ने क्या किया, यहाँ उत्तरी वियतनाम के लोगों को यहाँ राजनीतिक पार्टी देकर अपने में मिला लिया। और अमेरिका चाहता था कि वियतनाम उसके हिसाब से चले, तो अमेरिका ने नीचे वाले लोगों को मिला लिया। और इसमें अमेरिका जो था यहाँ के लोगों को हथियार देता था, कहता था मारो उसको। और रूस यहाँ के लोगों को हथियार देता था, कहता था मारो इसको, मारो मारो, एकदम काटाकुटी करो यहाँ पर यहाँ। और रूस अमेरिका खुद नहीं लड़ते थे। अमेरिका कभी कभी देखता था कि यहाँ के लोग यहाँ भारी पड़ रहे हैं, तो जहाज से जाके बम गिरा के आ जाता था। फोन करता था कि हम ओकरा से लड़ लेंगे, अमेरिका से ना हट रहे हैं हम। कहा कोई बात नहीं, रुक। यहाँ से आता था, यहाँ बम गिरा के चल जाता। 27 करोड़ बम गिराया गया था वियतनाम पर। 27 करोड़ बम। आज भी वहां खेती होता है ना, हल उल तनी ज्यादा गहिरा मार देता है तो उसमें से बम निकल जाता है। कबो कबो तो किसान उड़ जाता है, सो मस्ती से ट्रैक्टर जोत रहा है, धान मारा उड़ गया। अरे चाचा गई लो का नीचे क्या था? अभी भी वहां पे बम, 27 करोड़ बम गिराया था। अब वहां की जनता समझ गई। देखिए, कहीं पे भी अगर गुलाम देश होता है या नेताओं का बोलबाला होता है तो केवल और केवल वहां की जनता सफर करती है। हम लोग के यहाँ नेताओं में जो करप्शन है उससे उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ता है? हम लोग को। सड़क का पैसा आएगा 10 करोड़ का, 5 लाख में सड़क बना दिया। कई कई को तो सड़क में बनाते नहीं, करिया पेंट करा देते हैं, फोटो खींच देते, नया बन गया यहाँ पर। समझ में गया? तो वहां के लोग, वहां की पब्लिक उब गई थी। तो वहां पर एक नेता उभरा जिसका नाम था हो ची मिन। क्या नाम था? हो ची मिन नाम था, हो ची मिन। उसने वहां के लोगों को कहा कि एक हमारे पास प्लान है। तो यहाँ के लोगों से कहा कि हमारे पास प्लान है कि कैसे हमको जीतना है। और यहाँ के लोगों से भी कहा हमको प्लान है। तो कहा कौन प्लान है रे तेरे पास? कहा एक काम करते हैं, रूस को भी मारते हैं, अमेरिका को भी मारते हैं, दोनों को मारते हैं। तालिबान से भी खतरनाक था सही सर। कहा कि मारेंगे कैसे? वो सब तो ससुरा हवा में रहता है सब। तो कहा देखो हम लोग के पास फायदा क्या है कि वियतनाम में जंगल बहुत ज्यादा है और वहां बाढ़ की समस्या बिहार की तरह रहती है। कहा कि जंगल और बाढ़ सेना को आगे बढ़ने नहीं देता है। बाढ़ में कितना तेज जाइएगा, इतना से वहां खेलने में आपको आधा घंटा लग जाएगा। आराम आराम से जाना है और बाढ़ कंटिन्यू रहेगा, सांप घूमते रहते हैं सब। इसने कहा एक काम करते हैं, हम लोग सुरंग खोद देते हैं। तो जंगलों के बीच में क्या खोद दिए सब? सुरंग खोद दिए सब। और जंगल में जहां तहां बड़ा बड़ा गड्ढा खोद के उसमें पत्ती उट्टी ढाप देते थे सब। ये सब टैंक वैंक लेके आते थे, ढाप दे, टैंक चल गया अंदर। तो इक्को को अगर आदमी नीचे गया ना, सब डर जाता था सबकी, अभी औरों होगा। अब रास्ता में है या नहीं इसका किसी को पता नहीं। यही आइडिया लगाया था मेजर चांदपुरी ने बांग्लादेश की लड़ाई में 1971 में, नकली लगा दिया था। अब वहां सेना का तो स्पीड रुक गया। अभी सुरंग में रहते थे सब वियतनाम वाले। अमेरिका की फौज देखेंगे हेलीकॉप्टर आ रहा है, ये आ रहा है, सुरंग में घुस गया। अब वो सुरंग में घुस गया, आपको क्या पता चला? अमेरिका की फौज आती थी, इस सुरंग में से निकल के देखते थे, कई गो डेविड जाओ धाए गने, डेविड गने मार के रद्द कर दिया। दोनों को मार के भगा दिया। कौन? वियतनाम। और वियतनाम के सबसे बड़ा शहर जो है उसका नाम है हो ची मिन सिटी। क्या नाम है? हो ची मिन सिटी। सैगोन कहते थे पहले उसे। क्या कहते हैं? साइगोन। क्या नाम था? साइगोन। तो अभी भी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे कि अमेरिका के लिए काबुल और साइगोन दोनों एक ही साबित हुआ, और हकीकत भी है। साइगोन में जब ये लोग अमेरिका वाले भागे थे ना, तो ठीक वैसे ही भागे थे जैसे तालिबान के लोग भाग रहे हैं। देखिए, अफगानिस्तान से तो अमेरिका आराम से चला गया, लेकिन वहां के लोगों को देख रहे हैं कितना मुश्किल से भाग रहे हैं। तो तालिबान ये सब सुरंग से निकल उकल के एयरपोर्ट के नीचे ले सुरंग खोद दिया था। खोदते 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 नीचवा से फोड़ दिया। उतर यहाँ से, हेलीकॉप्टर से भागे थे लोग बड़ी मुश्किल से। तो अमेरिका की दो सबसे बड़ी हार, अफगानिस्तान और यहाँ पे है वियतनाम। यहाँ 10 साल लड़ाई लड़ा, कुछ नहीं हुआ। यहाँ 20 साल लड़ाई लड़ा,
कुछ नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं कि अमेरिका को हराया नहीं जा सकता, जब तक आप एक रहेंगे आपको कोई नहीं हरा सकता। तालिबान वाले आतंकवादी हैं सब, अनपढ़ हैं सब, लेकिन ससुराल तालिबान वाले में यूनिटी देखें, पूरी दुनिया एक और रह गई। ससुर ने अमेरिका तक का बात नहीं सुना सब वहां, और इंग्लिश भी बोल रहा है सब। अशरफ गनी का फोटो उठा के करा है, आई विल कलेक्ट ऑल द फोटोज ऑफ अशरफ गनी एंड आई विल स्पीड पोस्ट टू द वाशिंगटन डीसी, कलेक्ट दिस ऑल फोटोज इन व्हाइट हाउस। कि अशरफ गनी का सब फोटो व्हाइट हाउस में रख लीजिए, आपके मित्र थे। तो दो जगह से यहां से हार गई थी। तो आज दुनिया में आप जहां भी आतंकवाद देख रहे हैं, जहां भी खून खराबा देख रहे हैं, उस सब में या तो रूस का हाथ है या तो अमेरिका का हाथ है। चाहे वो इजराइल में देखिए, सीरिया में देखिए, फिलिस्तीन में देखिए, इराक में देखिए, अफगानिस्तान में देखिए। तालिबान को जन्म किसने दिया था? अमेरिका ने दिया था, रूस को भगाने के लिए। और रूस को ही सब मार के भगा दिया सब। कब? 1989 में मार के भगा दिया सर। देखो हरा दिए। रूस एंट्री कब किया था? 1979 में। 10 साल तक ये अफगानिस्तान वाले से कौन लड़ाई लड़ा था? रूस। हथियार इनको कौन देता था? अमेरिका। पूरा हथियार भर गया। अमेरिका बिना दाम बिना रिपोर्ट जितना मांगा सब उतना दिया। मुल्ला उमर को अमेरिका लाया, ओसामा बिन लादेन को अमेरिका लाया, कहा कि मारो रूस को, मार दिए सब। और ये सब 10 साल तक, अगले 12 साल तक शासन किए सब। 2001 में तालिबान वालों को कुछ सोचा कि कुछ बड़ा करते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उड़ा दिया सब अमेरिका का। अमेरिका कहा कि रे चोट्टा कहीं का, हमको क्या मारा रे, हम क्या किए थे तुमको? हथियार हम दिए, ट्रेनिंग हम दिए, पैसा हम दिए, हमको क्या मारा? कहेगा तू रिश्तेदार है हमारा। अमेरिका कहा तो गलत बात है, हम हमला करेंगे तुम्हारे। कहा स्वागत है, आइए यहाँ, आप भी कुछ आके जाएंगे। अमेरिका ने हमला किया कब? 2001। अभी जा कब रहा है? 2021। खर्चा कितना हुआ? 62 लाख करोड़। किसका? अमेरिका का। अफगानिस्तान में जो पैसा एयरपोर्ट वगैरह बनाया वो अलगे है अभी, और उसके जो सैनिक मरा है वो अलगे है, हथियार लुटा गया वो अलगे है। इतना जबरदस्त। इसीलिए तालिबान इसको क्या कहा जाता है? ग्रेवयार्ड ऑफ द एम्पायर। यहाँ जो आता है हार के जाता है। अमेरिका की ऐसी ही हार कहाँ हुई थी? वियतनाम में हुई थी। रूस की भी हार कहाँ हुई थी? तो आप बताइए, वियतनाम को बचाने के लिए रूस आएगा? अमेरिका आएगा? चाइना कहता है तो सब पेट्रोल हम ले लेंगे, क्योंकि तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं। अब तुम्हारी वो औकात नहीं जो तुम हमसे लड़ सको। इसका पेट्रोल वे नहीं निकालने देता है। कौन? चाइना। मार के डुबा देता है। इस जो चला है भारत के पास, कहा कि पेट्रोल निकाल दीजिए मेरा, आधा आप ले लीजिएगा, आधा हमको दे दीजिएगा। भारत कहा कि ठीक है हम निकाल देते हैं। यहाँ आके कौन पेट्रोल निकाल रहा है? भारत निकाल। अभी भी भारत यहाँ से पेट्रोलियम का खनन कर रहा है। हम लोग को जो पेट्रोल मिल रहा है वो 32 से 35 रुपए लीटर पड़ता है, बट टैक्स ज्यादा जोड़ने के बाद हम लोग यहाँ आते हैं। गवर्नमेंट कहती है कि टैक्स जरूरी है, मतलब टैक्स जरूरी है इसलिए हम दाम बढ़ाते हैं। गवर्नमेंट को हम भी कहना चाहते हैं भ्रष्टाचार कम कीजिए ना, पेट्रोल 20 रुपया बेचेंगे तो आपको फायदा में रहेंगे। गलत बोल रहे हैं क्या? बात कर, यहाँ पे भ्रष्टाचार कहाँ नहीं है? किस जगह पर नहीं है? वहां पर बस एक डिपार्टमेंट बता दीजिए, हर जगह पे आपको मिलेगा वहां पे भ्रष्टाचार से एक से एक। और कहीं पे भी देखिए, सेना में हथियार खरीदने के नाम पर कभी बफोर्स घोटाला, कभी राफेल को लेके, कभी जीप घोटाला। तो ये सब चीजें तो यहाँ से हम लोग कितना करेंगे? जितना यहाँ से एक्स्ट्रा लेके आएंगे इधर यहाँ लूट लेगा सब। कौन जगह है? दिल्ली। तो वियतनाम तक समझ में आ गया। वियतनाम की हार किसकी थी? सबसे बड़ी हार किसकी थी? अमेरिका की। तो आप कहेंगे कि रूस की क्यों नहीं थी? क्योंकि रूस भली भांति समझ गया था कि यहाँ हम फंस जाएंगे, दलदली भूमि पे हम नहीं लड़ पाएंगे। यहाँ जंगलों में ना हेलीकॉप्टर काम करेगा ना कुछ, वरना नक्सलाइटों को हम लोग नहीं मार देते। जंगलों में अंदर कोने दिखबे नहीं करता है वहां पे। तो ये पहले ही निकल गया। तो अमेरिका खुश होकर कहा गया पूरा हमरे है, वहां हो ची मिन मार दिया। तो भारत में हो ची मिन को एक क्रांतिकारी के रूप में देखा जाता है। क्वेश्चन भी पूछेगा अंकल हो किसे कहते हैं? हो ची मिन को शॉर्टकट में पहला अक्षर हो, तो अंकल हो, तो हो उनका नाम है। आप उनमें समझिएगा, सुनिए हो, वो वाला हो नहीं है। क्या नाम है? अंकल हो। किसे कहा जाता है? हो ची मिन। किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। आपको यहां से यहां तक देशों की मुद्रा और इनकी राजधानी याद रहनी चाहिए। बताइए, वियतनाम की राजधानी, सॉरी ताइवान, म्यांमार की राजधानी, हाँ नेपथाउ। थाईलैंड की राजधानी, वियतनाम, लाओस की राजधानी वियंतान।
कंबोडिया की राजधानी नैम पेंग। अब वियतनाम की राजधानी हानोई, वियतनाम की राजधानी है। सैगोन इसका क्या है, सबसे बड़ा शहर। सैगोन यहाँ पर है, कहाँ पर, हो ची मिन सिटी। कहाँ है, हो ची मिन सिटी। अंकल हो किसे कहते हैं, अगर आपसे कहे सैगोन तो समझ जाएंगे किसकी बात कर रहा है, हो ची मिन। यहाँ पर सैगोन, वहां पे सबसे बड़ी हार हुई थी अमेरिका की, वहां पर उससे बड़ी की हार हो गई काबुल में। आज के लिए इतना ही, आगे कल समझेंगे।